नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ माफियाओं पर धामी सरकार की स्ट्राइक। जल्द वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स ने दिए साफ संकेत। संपत्तियां दर्ज न करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। देहरादून में एमडीडीए की अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई। रेसर कोर्स क्षेत्र में बहुमंजिला व्यावसायिक भवन शील बिना स्वीकृति मानचित्र के कराया जा रहा था निर्माण। उत्तराखंड कांग्रेस में महाभारत। धीरेन्द्र प्रताप ने कांग्रेस नेताओं को दी नई उपाधि। हरीश रावत को बताया दुष्ट। यशपाल यादव को तुलना भीम और प्रीतम सिंह को बताया अर्जुन। उत्तराखंड में विकास को मिली रफ्तार। शहरी निकायों, पंचायत और कुंभ के लिए सीएम ने दिए 1096 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की तैयारी थे। 2027 से मिलेगी नियुक्ति। उत्तराखंड में अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की रोकी सरकारी सहायता राशि। 10 संचालकों ने दिया बंदी का नोटिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधा चलते खबरों के विस्तार में। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राज्य की सियासत में मुख्यमंत्री धामी ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनकी न केवल प्रदेश में बल्कि देश विदेश में भी प्रशंसा की जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य, रोजगार, कनेक्टिविटी, जल जीवन और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में कार्य कर मुख्यमंत्री धामी ने विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ 4 साल बेमिसाल के रूप में अपने कार्यकाल को चिन्हित किया है। वहीं जहां एक और धामी सरकार के 4 साल से अधिक कार्यकाल का समय बीतता जा रहा है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेने का सिलसिला भी गति से चल रहा है। देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। स्वास्थ्य, रोजगार, कनेक्टिविटी, जल, शिक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में 4 साल बेमिसाल का लक्ष्य लेकर चल रही धामी सरकार अब मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक एजुकेशन बोर्ड का गठन किया गया। नया बोर्ड इस वर्ष जुलाई माह से काम करना शुरू कर देगा। वहीं विपक्ष इस विषय पर अपनी नाराजगी जाहिर करता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि आरएसएस के दबाव में मुस्लिम विरोधी फैसले लेकर योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने की होड़ में अब मदरसा बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मदरसा बोर्ड भंग करने के निर्णय पर प्रदेश की जनता का मुख्य मुद्दों महंगाई, रसोई गैस की किल्लत, महिलाओं पर लगातार बढ़ रही हिंसा व अपराध, अवैध उत्खनन, आबकारी घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला, नकल और पेपर लीक तथा चरम पर ध्रुवीकरण में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पेपर लीक तथा चरम पर बेरोजगारी जैसे ज्वलन मुद्दों पर जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण में पूरी ताकत लगाए हुए हैं और अब मदरसा बोर्ड भंग करने का ऐलान किया जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इस विरोध को राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष का विशेष वर्ग के लिए प्रेमी और संवेदनशील बताती नजर आ रही है। शिक्षा का अधिकार मिले, हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर। देखिए, हमारे मदरसों को मदरसा बोर्ड को सबकक्षता हासिल है और मदरसा बोर्ड एक तरह से यानी सबकक्षता विहीन था। उनके प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं, तो कागज के टुकड़े थे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ये निर्णय लिया है कि उन्हें राज्य बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड करके उन्हें सीधा वो प्रमाण पत्र मिलेगा जो अन्य पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को मिलता है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम, का क्रांतिकारी कदम है और इसे मैं माइनॉरिटीज के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो प्राधिकरण माननीय आया है, कई बार बोल चुका हूँ, कई बार इस पर हमने अपना नजरिया रख दिया है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को हस्तक्षेप उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां आवश्यकता हो। सरकार को बताना चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करने के बाद वो किस तरह से जिन बच्चों को इन जगहों पर तालीमें मिलती हैं
उनको कैसे और बेहतर तालीमें दे सकते हैं, इस पर सरकार को कहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ये सब काम राजनीतिक दृष्टि से कर रही है। लगता है कि इमरजेंसी बटन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी वर्ष में दबा दिया है बटन, और वो इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अलावा इनकी राजनीति का कोई आधार नहीं है। ये हारे हुए विधायक और जबरदस्ती चंपावत से जिताए गए, जहां पर इस वक्त एक गैंग रेप का मामला सामने आया, जिसको दबाने की कोशिश में लगी है पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा सिस्टम। मुख्यमंत्री धामी के मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने के फैसले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में हजारों वक्फ संपत्तियां सरकार की रडार पर आ गई हैं। धामी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जो संपत्तियां तय समय पर उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उन्हें अवैध कब्जा मानते हुए सरकार अपने अधीन ले सकती है। शम्स से कहा कि सीएम धामी सख्त है और जल्द ही धामी सरकार का बुलडोजर अवैध कब्जेदारों पर गरजने भी वाला है। विपक्षी पार्टी के साथ कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आने से पहले सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे, और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है, और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए, तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे हैं, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां, जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड किसान दल का मानना है कि जो उत्तराखंड में वर्तमान सरकार है, जहां भी अवैध संपत्तियां हैं उन सब पर बुलडोजर चलाना चाहिए, न केवल वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड पर ऐसा करते समय सिर्फ चुनाव में वाई लूटने के लिए वो ये काम करती है, लेकिन जहां तक उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जो भूमाफियों से परेशान है, और वहां पर उन्होंने अवैध संपत्तियां जब्त करके आम लोगों को परेशान किया हुआ है। बड़ी मजाक की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है कि एक तरफ तो आपने कहा मदरसा बोर्ड हमने भंग कर दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो बोर्ड है वो हम लेके आ गए हैं, उस बोर्ड के तहत जितने रजिस्टर्ड जो वैध मदरसा है उनमें उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होगी। बिल्कुल कराइए, लेकिन आप कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी नो हाउ जो उनको बताएंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य करेंगे। अरे भैया, जो आपके खुद के सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जो अब तक आप चला रहे थे, मदरसा बोर्ड नहीं चला रहा था, उनकी स्थिति क्या है? वहां पर उन कॉपी किताबें जो आप बच्चों को फ्री में देने का कार्य करते हैं जैसा सरकार कह रही है, वो रद्दी की दुकानों पे पड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, वो किसी भी रिफॉर्म को उस पर सहमति नहीं देते हैं, किसी रिफॉर्म को स्वीकारते नहीं है। उनका काम है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए हर उस कदम का विरोध करना जो सही दिशा में जा रहा हो। अब मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जास्तियाँ हो रही थी, आपने तमाम देखा कि किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए, सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। आज हमने इसको मदरसा बोर्ड को समाप्त करके और जो हमने इसमें परिवर्तन किया है, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व इस साल ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मकसद उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को अत्यधिक और स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य समुदाय के लोग हो। इस अधिनियम के बनते ही उत्तराखंड अन्य राज्यों से अलग अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। इस विधेयक को बीते 17 अगस्त में कैबिनेट में लाया गया था। बैठक में इस विधेयक का बाकायदा चर्चा हुई और उसके बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी। इस स्वीकृति और विधानसभा में पास होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को एक ही जगह पर लाया जाएगा। अब तक उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा अधिनियम 2019 लागू है, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद ये सभी नए अधिनियम के साथ शामिल हो जाएंगे, जो कि इस साल 2026 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में जो पाठ्यक्रम पहले से चल रहे हैं वो मदरसों में पढ़ाया जाएगा, अन्यथा अब जो नहीं पढ़ाएगा उन मदरसों को सरकार बंद कर देगी। अब देखना होगा धामी का ये निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता को कितना लाभ पहुंचाता है, या इस पर भी राजनीति देखने को मिलेगी। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचूर के निकट महायोगी गुरु गोरखनाथ
राजकीय महाविद्यालय बिथाड़ी में शैक्षणिक सभागार का शिलान्यास किया। यह शैक्षणिक सभागार श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा अपने दादाजी पंडित तोताराम द्विवेदी की स्मृति में बनाया जा रहा है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में द्विवेदी परिवार का यह सराहनीय प्रयास है। उधर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा कि अगले 1 सप्ताह के भीतर शैक्षणिक सभागार का काम शुरू कर दिया जाएगा। रुक करते अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिल्यानी सोड़ में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुर्गा लोड कर तेज रफ्तार से जा रहा पिकअप वाहन का चालक सामने अचानक युवक को देखकर स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे पिकअप ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद पिकअप वाहन सड़क पर ही पलट गया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय प्रशासन सहित पुलिस मौके पर पहुंच गया। पुलिस जांच में युवक का नाम ममराज बताया गया है। पुलिस टीम सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। रुक करते अगली खबर का। खबर ढोईवाला से है, जहां भानियावाला में उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बहन बेटियों के साथ हो रहे अपराधों पर शासन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं आम जनता को भय के माहौल में जीवन यापन करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग करते हुए मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। रुक करते अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुखानी क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर लाखों सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। खास बात यह है कि आरोपी सपेरा बनकर इलाके में घूमते हुए बंद घरों की रैकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपए की कीमत के आभूषण और बर्तन बरामद किए हैं। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम को गुड़बर करने के लिए 2500 रुपए का इनाम घोषित किया है। चोरियों का खुलासा कराने के लिए एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर कोतवाली, हल्द्वानी और मुखानी थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित हुई थी। टीम ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर संदिग्ध बाइक सवारों की तलाश शुरू करते हुए बेल बाबा मंदिर के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रदीप नाथ उर्फ मनदीप, गुरविंदर और रोहितास उर्फ पोपे अपना नाम बताया है, जो हरिद्वार के निवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों का सफल अनावरण त्वरित रूप से करना है। हाल ही में 30 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में घटनाएं घटित हुई है, जो चोरी का नकबजनी का घटनाएं घटित हुई है हल्द्वानी शहर में, बहुत बड़े थे, जिसमें भारी मात्रा में संपत्ति जो है चोरी हुई थी। इसको एक चैलेंज की तरह हमसे लिया गया। आज जो है इसका सफल अनावरण हुआ है। कुल मिला के हल्द्वानी और मुखानी दोनों थानों में विभिन्न अभियोग रजिस्टर्ड है। कुल 2 अभियोग जो भारी मात्रा में चोरी हुआ था। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही परिवहन विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आरटीओ गुरुदेव सिंह ने वाहन चालकों से अपील किया कि वे अपने सभी जरूरी कागजात तैयार करा लें, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर होने वाली लगातार चेकिंग अभियान के दौरान उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को मांग पर जरूरी कागजात दिखाने होंगे। इसलिए वाहन स्वामियों चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परमिट, फिटनेस व इंश्योरेंस आदि अभिलेखों को अपने अप टू डेट करा लेना चाहिए। आरटीओ ने स्पष्ट कहा कि प्राइवेट या कमर्शियल वाहनों को नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
नियमों के विरुद्ध संचालित पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चारधाम यात्रा और इसी समय जो पर्यटन सीजन भी स्टार्ट होता है, इसके दृष्टिगत वाहनों की फिटनेस चेक की जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, वाहनों के प्रपत्रों और चालक के लाइसेंस को चेक किया जा रहा है और वाहन चालक जो नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं उन वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी स्थिति में मेरा सभी वाहन स्वामी और वाहन चालकों से अनुरोध है कि वो नियमानुसार ही वाहन संचालित करें, यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा संबंधी मानकों को दृष्टिगत रखते हुए वाहन संचालित करें। रुक करते अगली खबर का खबर नैनीताल से, जहां डीएसए मैदान में आयोजित होने वाला ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए डीएसए संस्था ने तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे लिया है। डीएसए महासचिव मनोज जोशी ने बताया कि 100वें वर्ष के ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का भव्य स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि 4 जून से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में इस बार पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र और यूपी सहित विभिन्न राज्यों की तकरीबन 40 टीमें प्रतिभाग करने पहुंच रही हैं। इस वर्ष भी प्राइज मनी बढ़ाने के साथ आयोजन संस्था सभी टीमों को मार्ग व्यय भी प्रदान करेगा। एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में देख रहे हैं इसको बनाया जाए, क्योंकि नैनीताल का एक ग्राउंड जो है और इस ग्राउंड के अंदर ये हॉकी जो है ये अपने आप में ऐतिहासिक हॉकी है। इसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि अगली जो 1.25 साल है इसमें जिस तरीके से हमारे सचिव चंद्रलाल शाह जी और तमाम मेरी डीएसए की टीम में मदद और जो लगी पड़ी है, जो संघर्ष कर रही है कि इस बार 40 टीमें लगभग यहाँ पे इस टूर्नामेंट में हम आ रही हैं और इसका जो श्रेय है पूरे नैनीताल वासियों को जाता है। हम इसमें एक तलीताल से झांकी निकालेंगे पूरी जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, और हम चाह रहे हैं कि उस दिन मुख्यमंत्री जी आए, शायद हो सकता है मुख्यमंत्री जी ना आए तो समापन में जरूर आए। रुक करते अगली खबर का, एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही, जिसके चलते मंगलौर पुलिस ने गोकसी के मामलों में संलिप्त 2 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। मंगलौर क्षेत्र के कुमराड़ी निवासी दोनों आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों आरोपी पूर्व में भी गोकसी के मामलों में नामजद रहे हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के चलते पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जैसे ऑपरेशन प्रहार पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, तो उसमें पुलिस के द्वारा ऐसे जो संगठित गिरोह हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपराध में लगातार संलिप्त हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में मंगलौर पुलिस द्वारा जो गोकशी के बहुत बड़े मुजरिम थे जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, तो उनको खिलाफ जो है गैंगस्टर की मुकदमा उसमें दर्ज किया गया है। कल ही उनकी दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें 2 मुजरिम जो सोनू और अनीस हैं जो कुमराड़ी के रहने वाले हैं, तो गिरफ्तारी करके उनको जो है रिमांड उनकी ली जा रही है। तो साथ में उनकी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है कि जो उन्होंने अवैध संपत्ति, चल अचल संपत्ति उन्होंने जो है अर्जित की है, तो उसकी भी जब्ती करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाएगी। रुक करते अगली खबर का, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ SCDS नियुक्त किया गया है। वे 30 मई 2036 को जनरल अनिल चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। राजा सुब्रमणी ने भारतीय सेना में 37 से अधिक वर्षों के करियर के दौरान 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। वे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप सेना प्रमुख भी रहे। वर्तमान में वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। गढ़वाल राइफल्स के समस्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को जिनके घर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ कि आज एक अभूतपूर्व एक सफलता गढ़वाल राइफल्स को प्राप्त हुई है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ABSM PBSM और जो कि 47 से पूर्व उप सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, आज एक जून से वो भारतीय सेना के CDS बनेंगे और 3रे CDS बनने जा रहे हैं, जिनके घर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। और जहाँ तक जनरल साहब का
अपना एक सैनिक इतिहास रहा है। वो जुलाई 1984 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे, कमीशन हुए थे और उसके बाद लगातार सेवा कर। रुक करते अगली खबर का खबर काला ढूंगी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के चकुलवा स्थित रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर बीते दिसंबर माह में शुरू हुआ पुल का निर्माण पूरा न होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा काफी धीमी गति से निर्माण कराने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मार्ग पर लगातार भारी वाहनों का आवागमन जारी रहता है। निर्माण बहुत धीरे चल रहा है। इसमें जो स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ये आने जाने के जो रास्ते हैं इसमें भी बड़े बड़े वाहन चलते हैं, कोई दुर्घटना होने का बहुत खतरा है। और क्या कहते हैं, ये जो पुल इतनी धीरे गति से काम हो रहा है, पहले इसकी जो मिट्टी थी वो खोदी हुई मिट्टी ने पता नहीं कहाँ गई, अब दोबारा वहाँ खुदान कर रहे हैं, जिससे वो भाव उसका और तेज हो जाएगा। पूर्व में आपने देखा होगा ये पुल बहुत संकरा था, लेकिन माननीय विधायक श्री बंशीधर भगत जी के अथक प्रयासों से और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के आशीर्वाद से लगभग 3 करोड़ रुपए का ये पुल प्रस्तावित हुआ था। और जब शुरू में इस पुल के निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसमें भी सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात मैंने रखी थी कि इस जगह पे बरसात के दिनों में बहुत तेज नाला पानी आता है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।